बेटा लास्ट लेक्चर में डायनेमिक्स में कि किस तरह से सेकंड लॉ की स्टेटमेंट आए, तो बताओ टोटल कितने स्टेटमेंट थे? 2 स्टेटमेंट। पहला किसने दिया? कैल्विन प्लैंक ने। और दूसरा स्टेटमेंट किसने रखा? काउची ने। तो कैल्विन प्लैंक ने क्या बताया, कौन समझाएगा? कैल्विन प्लैंक ने क्या बताया कि ऐसा कोई भी डिवाइस नहीं है जो पूरी हीट को किसमें कन्वर्ट करते, वर्क में। और क्लाउसियस ने क्या बताया कि हीट ट्रांसफर जो है वो कौन सी कोडिंग पॉसिबल है, हॉट टू कोल्ड, हाई टू लो टेम्परेचर में हीट का ट्रांसफर हो सकता है, बट एग्जैक्टली लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर हीट ट्रांसफर पॉसिबल नहीं होगा। देन नेक्स्ट बेटा सेकंड लॉ जो है, इससे हमें स्पॉन्टेनिटी का आइडिया लगता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू कैन से, एडवांटेज ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इट टेल्स अस अबाउट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस, whether a process is spontaneous or not। क्लियर? तो बेटा हमने डिस्कस किया कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या क्या होते हैं। बताओ स्पॉन्टेनियस क्या था? द प्रोसेस विच अकर्स बाय itself। क्लियर? और नॉन स्पॉन्टेनियस वो प्रोसेस होता है जिसको हमें एक्सटर्नल एजेंट, which need external agent। यस, विच रिक्वायर्स एक्सटर्नल एजेंट। क्लियर? तो अब ये स्पॉन्टेनियस कब होंगे, नहीं होंगे, ये हमें एंट्रोपी से आइडिया लगता है। So in today's lecture, we are going to discuss two thermodynamic functions. One is entropy and second one is Gibbs free energy। Clear? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेटा एंट्रोपी। राइट डाउन, दिस इज एंट्रोपी फंक्शन। एंट्रोपी, देखो एंट्रोपी जो होता है इट इज डिनोटेड बाय एस। इससे डिनोट करते हैं एस से, डेल्टा एस। डेल्टा एस इज एंट्रोपी चेंज। डेल्टा एस इज एंट्रोपी चेंज। अब बात करें बेटा ये किस टाइप की प्रॉपर्टीज हैं। एंट्रोपी चेंज जो होता है दैट इज अ काइंड ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर? तो इट इज अ काइंड ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बताओ इसका मतलब क्या होता है एक्सटेंसिव का? depend on amount of matter। वेरी गुड। कितनी एक्सटेंसिव होगी, बढ़ाने से नहीं, एक्सटेंसिव होगी, अमाउंट पे डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करेगा। यदि 1 मोल के लिए प्रॉपर्टी निकालोगे उसका कुछ और वैल्यू होगा, 2 मोल के लिए देखोगे तो कुछ और होगा, अमाउंट पे डिपेंड करेगा। देन नेक्स्ट फर्दर एंट्रोपी इज द स्टेट फंक्शन। एंट्रोपी इज द स्टेट फंक्शन। इसका मतलब क्या होगा? एंट्रोपी से प्रोसेस इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। Okay, next, if we talk about the formulas, so ds is equal to dq reversible divided by temperature. This is the formula of entropy. ds is entropy change is equal to dq reversible upon temperature. अब इसको हम फर्दर और सोल्व कर सकते हैं बाय इंटीग्रेशन। दोनों साइड का इंटीग्रेशन करें तो दिस इज ds इंटीग्रेशन इज इक्वल टू dq रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। अब थोड़ा और सोल्व करें तो ये बन जाएगा बेटा डेल्टा एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। दिस इज द अनदर फॉर्मूला ऑफ एंट्रोपी। गॉट इट? याद रखना बेटा हमेशा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात करें तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के केस में एंट्रोपी चेंज जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। कीप इन माइंड फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ध्यान से समझना, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस यदि कोई प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस करना है तो उसका जो डेल्टा एस होगा, डेल्टा एस टोटल, इट शुड बी ग्रेटर देन जी। ये क्वेश्चन मेडिकल में तो आया ही है, नॉन मेडिकल में भी पूछा जा चुका है। दैट इज क्वेश्चन ऑफ AIPMT 2004 एंड दैट इज आल्सो आस्क्ड इन इंजीनियरिंग एग्जाम EIEEE। दोनों में पूछा हुआ है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए एंट्रोपी फंक्शन कैसा होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने के लिए टोटल एंट्रोपी चेंज क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन। अब टोटल में कौन कौन आएगा? एक तो सिस्टम आएगा और दूसरा क्या आएगा? सराउंडिंग। क्लियर? तो जो AIPMT का एक्सेस था उसके केस में तो इस तरह से बनता सराउंडिंग, इट शुड बी ग्रेटर देन 0।
लाइक दैट। तो आज हमने अभी तक क्या डिस्कस किया कि सेकंड लॉ से हम एंट्रोपी फंक्शन डिफाइन करते हैं। एंट्रोपी होती है बेटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और स्टेट फंक्शन। एंट्रोपी का फॉर्मूला ds इज इक्वल टू dq रिवर्सिबल अपॉन t। इंटीग्रेशन कर लेंगे तो ये डेल्टा बन जाएगा। और ये कंडीशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने के लिए टोटल एंट्रोपी चेंज क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन 0। और ये जो टोटल एंट्रोपी चेंज है ये किसके बराबर होता है, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग। इट शुड बी ग्रेटर देन 0। नोट इट। अब देखो बेटा हमें कैसे पता चलेगा कोई भी जो एंट्रोपी चेंज है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे क्वेश्चन बनते हैं इससे रिलेटेड। देखो चलिए देखिए बेटा, एंट्रोपी से हमें कैसे पता चलेगा कि एंट्रोपी बढ़ रही है या कम हो रही है। क्लियर। तो हाउ वी कम टू नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नोट करके लिखें कि जो एंट्रोपी होती है दैट इज एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रैंडमनेस। एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रैंडमनेस। बेटा याद रखना, जितना सिस्टम रैंडम होगा उतनी ज्यादा एंट्रोपी होगी। गेटिंग माय पॉइंट। जितना सिस्टम रैंडम होगा उतनी ज्यादा एंट्रोपी होगी। जैसे क्लास में देखें तो कुछ बच्चे जो है अपने जलवे दिखाते हैं, किसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी, जो जलवा दिखाता है। जलवा इन द सेंस नोटोरियस एक्टिविटीज। गेटिंग माय पॉइंट। तो उनकी एंट्रोपी ज्यादा है और जो सीधा साधा पढ़ रहा है बैठ के अच्छे से, उसकी एंट्रोपी कम, रैंडमनेस कम। तो इसका मतलब जितनी ज्यादा रैंडमनेस होगी उतनी ज्यादा एंट्रोपी। फर्दर ये जो रैंडमनेस होती है ये पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। इसको भी हम रिलेट कर सकते हैं क्लास वाले एग्जांपल से। अब बताओ, मान लो किसी क्लास में 2 ही बच्चे हैं और किसी क्लास में 10 बच्चे हैं, तो कहाँ पे रैंडमनेस ज्यादा होगी, हलचल। जहाँ बच्चे ज्यादा होंगे वहां पे रैंडमनेस ज्यादा होगी। कोई अ, किसी बात के लिए लड़ेगा, कोई फ्रंट बेंच पे बैठने के लिए लड़ेगा, कोई अपनी सीट की लड़ाई करेगा, मुझे यहाँ बैठना है, लाइक दैट। तो यहाँ पे बच्चे ज्यादा होंगे, जहाँ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी, हाई। तो वी कैन से कि एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रैंडमनेस। और ये जो रैंडमनेस होती है बेटा ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उतनी ज्यादा एंट्रोपी होगी। फर्दर हम इसको फिजिकल स्टेट से भी देख सकते हैं। वी कैन चेक इट विद द फिजिकल स्टेट। मान लो यदि कोई सिस्टम सॉलिड स्टेट में है, कोई गैसेस में है और कोई लिक्विड में है, तो सबसे ज्यादा कौन सा रैंडम, सबसे ज्यादा मूवमेंट एग्जैक्टली गैसेस। क्लियर। तो इसकी एंट्रोपी सबसे ज्यादा होगी और सबसे कम किसकी होगी, सॉलिड। तो जब भी एंट्रोपी का क्वेश्चन आए, बताओ बढ़ रही है या कम हो रही है, तो सिर्फ 2 बातें याद रखनी चाहिए। एंट्रोपी रैंडमनेस के प्रोपोर्शनल है। वो रैंडमनेस कैसे आती है, नंबर ऑफ पार्टिकल से, ठीक है, या फिर फिजिकल स्टेट से। फिजिकल स्टेट गैस की, हाँ। एग्जाम्पल के, यस। नेक्स्ट इज आई एम टेकिंग द एग्जांपल। क्लियर। पहले इसको समझो फिर एग्जांपल से करना है। बस पार्टिकल ज्यादा होगा तो एंट्रोपी ज्यादा होगी। और फिजिकल स्टेट से देखना है, गैस की ज्यादा होगी लिक्विड से और लिक्विड की सॉलिड से। देखो नेक्स्ट एग्जांपल। डिटरमाइन द साइन ऑफ एंथैल्पी। डिटरमाइन
साइन ऑफ इंथैल्पी, साइन ऑफ डेल्टा एस, मतलब डेल्टा एस प्लस होगा तो इंक्रीज हो रही है, डेल्टा एस नेगेटिव होगा तो इंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, पहला एग्जांपल सबसे सिंपल बेटा, ये 3-4 एग्जांपल देखेंगे और यही आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। लेकिन सबसे पहला देखो, H2O सॉलिड टू H2O लिक्विड, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, इसमें बताना है डेल्टा एस पॉजिटिव नेगेटिव। दूसरा देखो, दूसरा है H2O लिक्विड टू H2O वेपर। अगेन यू हैव टू टेल मी साइन ऑफ डेल्टा एस। थर्ड एग्जांपल इज Cl2 गैसियस टू 2Cl गैसियस, इसका डेल्टा एस का साइन। फोर्थ एंड लास्ट इज N2 गैसियस प्लस 3H2 गैसियस टू गिव 2NH3 गैस, इसका डेल्टा एस का साइन। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, किस प्रोसेस में इंथैल्पी चेंज जो है वो पॉजिटिव है और किस में नेगेटिव है। अब ध्यान से देखो बेटा, इसमें बताओ जब ये सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा है तो इंथैल्पी बढ़ेगी या घटेगी? इंक्रीज। इंक्रीज होगी, क्योंकि रैंडमनेस बढ़ेगी। सॉलिड में पार्टिकल जो है वो टाइटली पैक्ड है और लिक्विड में थोड़ा सा रैंडमनेस ज्यादा होगी। एंट्रोपी इंक्रीज होगी तो हम क्या कहेंगे, साइन क्या होगा इसका? पॉजिटिव, इजंट इट? एंट्रोपी चेंज क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, बाद में ज्यादा है तो ऑब्वियसली साइन पॉजिटिव। नेक्स्ट वाला बताओ। पॉजिटिव। पॉजिटिव। वेरी गुड। अगेन लिक्विड से वेपर, तो बताओ ज्यादा रैंडम कौन है, वेपर या लिक्विड? वेपर। वेपर, तो इसका भी साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। वेरी गुड। अब बेटा दोनों गैसियस हैं, तो अब हम किससे चेक करेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ पे एक पार्टिकल और यहाँ पे कितने? दो। पार्टिकल बड़ा है तो एंट्रोपी पे क्या असर पड़ेगा? पॉजिटिव। वेरी गुड, इजंट इट? पार्टिकल बढ़ता तो एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ने लगेगी। दैट मींस साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव साइन। ठीक है, साइन इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। लास्ट वाला बताओ। नेगेटिव। वेरी गुड। इस तरफ कितने पार्टिकल? 4 पार्टिकल, यहाँ एक, ये 3, टोटल 4। और इस तरफ कितने पार्टिकल? 2। तो पार्टिकल कम हो रहे हैं तो एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी? कम। तो साइन क्या होगा? वेरी। एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल देखो इसको। स्टेप कार्बन सॉलिड प्लस, वेट फॉर 1 सेकेंड, इसको देखो। H2 गैस प्लस Cl2 गैस will give you 2HCl gases. This is very good example. इसमें आपके पास 3 ऑप्शन है, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी या जीरो होगी। बताओ। जीरो। जीरो। कैसे पता चला? क्योंकि दोनों साइड गैसियस हैं और दोनों साइड कितने पार्टिकल्स हैं? 2-2। एग्जैक्टली। तो पार्टिकल बिल्कुल सही है, फिजिकल स्टेट भी सेम है। एग्जैक्टली, बराबर होगी इनको। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसमें जीरो होगी, किसमें 0 होगा। आया समझ में? क्योंकि दोनों गैसियस हैं और दोनों पार्टिकल सेम है तो एंट्रोपी भी सेम देखिए। नोट इट डाउन। छात्री जल्दी से लिखना। अच्छा जल्दी से लिखो और एक और क्वेश्चन करके बताओ। 2NO2 gaseous will give you N2O4 gas। इसका बताओ साइन डेल्टा एच। व्हाट विल बी द साइन ऑफ नेगेटिव। डेल्टा एच? नेगेटिव। कैसे पता चला? अगम आप बताओ बेटा। अगम क्यों? अगम इज इट ऑडिबल टू यू? Yes, sir. Fine. Can you justify what is the sign of delta H for this given reaction? Number 6. So positive.
पॉजिटिव कैसे हुआ पॉजिटिव? फाइन। सर 0. फिर से चेक करो एंट्रोपी चेंज, फिर से चेक करो। सारिका, यू व्हाट Sir. विल बी द साइन? नेगेटिव? Sir. Yes, sir. यस यस, वेरी गुड, नेगेटिव इज करेक्ट, वेरी गुड। कैसे पता चला? फिर से देखो बेटा, जहाँ पे Sir, डाउट आ रहा है just एक साइड 2 है और एक साइड 1 है। बिल्कुल क्लियर। जहाँ पे भी आपको लगता है कंफ्यूजन तो आप उसको क्लियर करो। क्लियर, बिल्कुल सही है, दोनों गैसियस हैं। अभी हमने देखा जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे उतनी ज्यादा एंट्रोपी होगी। इस तरफ कितने पार्टिकल? 2, और इस तरफ 1, तो पार्टिकल में कमी आई, इसका मतलब एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी? कम। और एंट्रोपी कम होगी तो ऑब्वियसली साइन क्या रहने वाला होगा? नेगेटिव। क्लियर, साइन इज नेगेटिव। रोटेट। देखिए नेक्स्ट, अब बेटा एंट्रोपी के लिए फॉर्मूलाज होते हैं अलग अलग। गैस के लिए अलग फॉर्मूला है, लिक्विड सॉलिड के लिए अलग होगा, और फेज चेंज के लिए जो फेज बदलती है तो भी फॉर्मूला अलग होगा। तो लेट अस चेक कि कौन कौन से फॉर्मूलेज हमें लर्न करने हैं। बेटा डायरेक्टली नीट के अंदर और आपके बोर्ड के अंदर डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला। न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं बट काफी बार देखा गया है, जैसे नीट 2016 के पेपर में एक एंट्रोपी से रिलेटेड डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया कि आइडियल गैस की एंट्रोपी कैसे आएगी। ठीक है, तो लेट अस चेक हाउ टू डिटरमाइन द एंट्रोपी। तो ये तीनों याद रखना बेटा, गैस के लिए है तो ये फॉर्मूला, लिक्विड के लिए ये, और फेज के लिए ये, तीनों आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे एंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैस। यदि आपको गैस दे दी जाए तो एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए ध्यान से, वेरी सिंपल। अभी हमने डिस्कस किया कि डेल्टा एस जो है वो डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी के बराबर होता है, इजंट इट? डीएस जो है वो डी क्यू अपॉन टी के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट लॉ की मदद से क्यू की वैल्यू निकाल देंगे। फर्स्ट लॉ क्या बताता है? फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि du इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। इज इट करेक्ट? यस सर। इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू हीट चेंज प्लस चेंज इन वर्क। तो अब देखो इनके फॉर्मूलाज रख दो, तो बेटा हमें पता है कि जो du है वो बराबर होता है NCV dt, dq और dw वर्क किसके इक्वल होता है? P एक्सटर्नल इंटू dv। तो हमने इन दोनों के फॉर्मूलाज रख दिए। देखो ध्यान से, एनी डाउट अप टू दिस? इंटरनल एनर्जी चेंज का फॉर्मूला हमने देखा था NCV dt, और वर्क का फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में देखा माइनस पी एक्सटर्नल dv। क्यू को क्यू रहने दिया, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू उठा के इसको मान लो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। तो हमने इस रिलेशन की मदद से क्यू उठा के इसमें पुट कर देना है। तो क्या बनेगा एक्सप्रेशन? तो बना बेटा डी क्यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी प्लस पी एक्सटर्नल डी वी, लाइक ये डी क्यू की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? डेल्टा एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टी, और क्यू की जगह ये पुट कर दो एन सी वी डी टी प्लस पी एक्सटर्नल डी वी, लाइक दैट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? एनी डाउट अप टू दिस? चेक करो। नो सर। एनी डाउट टू एनीवन? No, sir. बिल्कुल सिंपल है, अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, बस
एंट्रोपी का फॉर्मूला लिखा और फर्स्ट लॉ अप्लाई किया। तो एंट्रोपी से क्या बन गया, dq बटा t dq अपॉन t, फर्स्ट लॉ लगाया तो du इज इक्वल टू dq प्लस dw, du का फॉर्मूला डाल दिया, dw का फॉर्मूला पुट कर दिया, यहाँ से dq का वैल्यू आ गया, dq को वैल्यू उठाया और किसमें पुट कर दिया। अब देखो एक और स्टेप है और फिर फॉर्मूला बन जाएगा। देखो क्या स्टेप है, बताओ बेटा, आइडियल गैस के लिए पीवी किसके इक्वल होता है? nRT वेरी गुड, एनआरटी के इक्वल। तो यहाँ से पी का वैल्यू क्या आ जाएगा? nRT V upon V। एनआरटी अपॉन वी, दैट्स इट। ये वैल्यू डाल दो पी की, आंसर गॉट इट। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2, वैल्यू पुट करो, डेल्टा एस इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, एन सी वी डी टी प्लस पी एक्सएल की वैल्यू पुट कर दी, एन आर टी डी वी, और पूरी इक्वेशन को टी से डिवाइड किया, इसको भी टी से, इसको भी टी से, एन आर टी अपॉन वी, और इसको टी से किया, लाइक दैट। क्लियर? हमने क्या किया, ये इक्वेशन टी से डिवाइडेड थी तो इसको पार्ट अलग दे दिया, इसको पार्ट अलग कर दिया, पी एक्सएल की जगह हमने डाल दिया एन आर टी अपॉन वी। बताओ क्या क्या कैंसिल हो रहा है, टी से टी कैंसिल, कांस्टेंट को पानी का इंटीग्रेशन कर देते हैं तो डेल्टा एस क्या बन गया, एन कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में डी अपॉन डी, लिमिट टेम्परेचर T1 से लेकर T2, और इसमें क्या कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, अंदर बचा डीवी अपॉन वी, इंटीग्रेशन लिमिट v1 टू v2। बताओ ये फॉर्म क्लियर है कि नहीं? एनी डाउट? इस स्टेप में कैसे पहुंचे ये समझ में आया सभी को? पी की वैल्यू डाल दी और टेम्परेचर दोनों से सेपरेटली डिवाइड कर दी, तो टी से टी कट गया, कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया ताकि इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए, एन और सीवी बाहर निकल के अंदर बचा डी टी बाई टी, एन आर बाहर निकल के अंदर बचा डीवी बाई वी। ठीक है, अब बताओ जल्दी से कि ln x इंटीग्रेशन dx अपॉन x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? ln x। Linux. सर आंसर बता के फिर क्वेश्चन पूछते हो। वेरी गुड, ln x, बिल्कुल ठीक है, याद है सभी को? इंटीग्रेशन dx अपॉन x किसके इक्वल होता है? ln x, दिस इज ln ऑफ x। तो बताओ इंटीग्रेशन dt अपॉन t क्या हो जाएगा? ln t। वेरी Sir, गुड, ln t. बिल्कुल सही, ln v। बिल्कुल सही। इंटीग्रेशन dv अपॉन v क्या हो जाएगा? ln v। ये जनरल है, यहाँ पे हमने t के रेस्पेक्ट में किया, यहाँ पे हमने v के रेस्पेक्ट में। जल्दी से फॉर्मूला लिख दो, NCV ln t, लिमिट डालना है t1 से t2, NR ln v, लिमिट डालना है v1 से v2। अब बेटा लिमिट लगा के सॉल्व कर देंगे, कैसे सॉल्व करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट फाइनल एक्सप्रेशन, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी ln t2 बाई t1 प्लस एन आर ln v2 बाई v1। तो एग्जैक्टली इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आपको नीट 2016 को पूछा गया था। So it is the expression for entropy of ideal gas। क्या फॉर्मूला है? NCV ln T2 by T1 NR ln V2 by V2। NCV ln T2 by T1 NR ln V2 by V2। ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद होना चाहिए, नोट करो। अच्छा ये बताओ ये किसके लिए फॉर्मूला हमने डिराइव किया? गैस के लिए, लिक्विड के लिए या सॉलिड के लिए? गैस। वेरी गुड, फर्दर दिस वुड बी आइडियल, नोट इट डाउन। और बेटा इसका डेरिवेशन आपको सब्जेक्टिव पेपर में मिल सकता है 3 to 4 मार्क्स का। तो कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिराइव करना चाहिए।
Then fine. Next write down entropy for solid or liquid. ये थी बेटा गैस की। यदि कोई गैस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। अब देखो सॉलिड, लिक्विड और फेज चेंज की एंट्रोपी क्या होती है। वेरी सिंपल। नेक्स्ट राइट डाउन एंट्रोपी फॉर सॉलिड और लिक्विड। दूसरा केस देखो एंट्रोपी चेंज फॉर सॉलिड और लिक्विड। बिल्कुल आसान है। डेल्टा एस फॉर सॉलिड और लिक्विड इज गिवन बाय mf ln T2 by T1, ms ln T2 by T1। अब देखो डेल्टा एस यहाँ पे क्या है बेटा, एंट्रोपी चेंज। डेल्टा एस इज एंट्रोपी चेंज। व्हाट इज m here, anyone? Mass. Exactly, this is the mass of substance। कितने मास की हम निकाल रहे हैं। s किसको रिप्रेजेंट करता है, एनीवन? वेरी इंपॉर्टेंट, पहले भी इसको Entropy. वेरी गुड। s, दिस s इज समवॉट डिफरेंट। ये वाला s एंट्रोपी, ये वाला s बताओ और कहाँ पे हमने s काम दिया। कौन कौन सी हीट कैपेसिटी देखी हमने। एक थी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और दूसरी कौन सी थी, मोलर हीट कैपेसिटी। एग्जैक्टली, तो हमने ऐसे किसको डिनोट किया था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को। गुड इट, so this S is representing specific heat capacity, specific heat capacity। और T किसको डिनोट कर रहा है, टेम्परेचर। T1 इनिशियल और T2 फाइनल। क्लियर, T1 T2 टेम्परेचर को बता रहे हैं। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये वाला एंट्रोपी चेंज है, इसको आप कैपिटल एस से लिखा करो, डेल्टा कैपिटल एस, और इसको आप डिनोट करो स्मॉल एस से। डेल्टा एस इज इक्वल टू ms ln T2 by T1। लिक्विड के लिए यही है और सॉलिड के लिए भी फॉर्मूला सेम। लास्ट फॉर्मूला दैट इज फॉर फेज चेंज। थर्ड केस डेल्टा एस फॉर फेज चेंज। यदि कोई फेज में चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस या फिर सॉलिड से गैस, तो फेज यदि बदलता है तो उसका बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। याद रखना बेटा, फेज चेंज के दौरान Q जो होता है वो डेल्टा H के इक्वल हो जाता है। Q इज इक्वल टू डेल्टा H। क्लियर, ठीक है, ध्यान से समझना। डेल्टा H जो है वो Q अपॉन T के इक्वल है। तो Q किसके इक्वल हो जाता है फेज चेंज में, डेल्टा H। ये हो जाएगा डेल्टा H डिवाइडेड बाई T। दैट्स इट। नाउ फोकस ऑन बोर्ड। इधर दो केसेस बनेंगे। केस वन क्या होगा, मान लो सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड में बदल रहा है, तो यहाँ पे टेम्परेचर किसके इक्वल होगा, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट। Melting. एग्जैक्टली, सॉलिड इज कन्वर्टेड टू लिक्विड, तो टेम्परेचर किसके बराबर होगा, मेल्टिंग पॉइंट। दैट इज इक्वल टू मेल्टिंग पॉइंट। तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इज मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि यहाँ पे इंथैल्पी किसके बराबर होगी, फ्यूज के बराबर। याद है सभी को। H2, क्या आप खुद से बताइए, H2O लिक्विड जो है ये वेपोराइज हो रहा है। सर Boiling बॉइलिंग point. पॉइंट। वेरी गुड, किस टेम्परेचर पे होगा, वेरी गुड, बॉइलिंग पॉइंट पे। और यहाँ पे एनर्जी कितनी होगी, डेल्टा एच वेपोराइजेशन के बराबर, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये फॉर्मूला बदल के क्या बन जाएगा, डेल्टा एच यहाँ पे वेपोराइज हो रहा है तो इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, और यहाँ जो टेम्परेचर होगा वो होगा बॉइलिंग पॉइंट। ये वाला फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, और ये वाला बॉइलिंग पॉइंट। नोट इट डाउन बेटा, ये तीनों केसेस अच्छे से रटे हुए होने चाहिए। कभी भी क्वेश्चन आए तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, यदि इनको हमने सेपरेटली अच्छे से समझ के किया है। गैस के लिए वो फॉर्मूला NCV ln T2 by T1 प्लस NR ln V2 by V1। सॉलिड लिक्विड के लिए ये फॉर्मूला लगा देंगे, MS ln T2 by T1। और यदि कोई केस बदल रहा है तो फिर डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी।
अब लास्ट फंक्शन बचता है दैट इज गिव फ्री एनर्जी और हर्ट लो। बिल्कुल सिंपल है, दो फॉर्मूलाज हैं और एक स्टेटमेंट। नेक्स्ट, लास्ट थर्मोडायनेमिक पैरामीटर इज गिव फ्री एनर्जी। तो हमने बेटा अभी तक 3 थर्मोडायनेमिक वेरिएबल देखे, बताओ कौन कौन सी। सबसे पहले हमने इंटरनल एनर्जी चेंज देखा, फिर हमने एंथैल्पी के डिस्कशन किया, आज के लेक्चर में हमने एंट्रोपी पढ़ा, एंड लास्ट वेरिएबल इज गिव फ्री एनर्जी दैट इज डेल्टा जी। गिव फ्री, यस, दिस इज द लास्ट वेरिएबल ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद एक छोटा सा स्टेटमेंट है थर्ड का, ठीक है। गिव फ्री एनर्जी चेंज, इसको डिनोट करते हैं बेटा डेल्टा जी, दैट इज डेल्टा जी। अच्छा बताओ डेल्टा जी नोट किसको रिप्रेजेंट करेगा? Standard. Standard gives free energy. एग्जैक्टली, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। वेरी गुड। देखो इससे हमें स्पॉन्टेनिटी का आइडिया लगता है, दैट मींस इट टेल्स अस अबाउट स्पॉन्टेनिटी, मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं, स्पॉन्टेनिटी, whether the process is feasible under given condition or not। तो बेटा डेल्टा जी के 3 साइन पॉसिबल है, या तो डेल्टा जी पॉजिटिव होगा, या ये नेगेटिव होगा, और इट कैन बी। बताओ स्पॉन्टेनियस के लिए हमने क्या कंडीशन पढ़ी, इसको हमने इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा था। डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस। यदि डेल्टा जी नेगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। इसका मतलब पॉजिटिव के केस में कैसा प्रोसेस हो जाएगा? Non. वेरी गुड, नॉन स्पॉन्टेनियस, दैट वुड नॉट हैपन अंडर गिवन कंडीशन। और डेल्टा जी जीरो का मतलब Equilibrium. वेरी गुड, इक्विलिब्रियम। क्लियर? तो 3 साइन होते हैं डेल्टा जी के, उनसे हमें आइडिया लग जाता है कि प्रोसेस होगा या नहीं। यदि डेल्टा जी नेगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, हो जाएगा। डेल्टा जी का साइन पॉजिटिव है, प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है और गिवन कंडीशन में नहीं होगा। और डेल्टा जी का मतलब जीरो का मतलब प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे है। अब बेटा डेल्टा जी निकालने के लिए हमारे पास मेनली 2 फॉर्मूले, कौन कौन से? पहला है डेल्टा जी, नंबर 1, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, फॉर्मूला नंबर 1। दूसरा फॉर्मूला है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन टी। वेरी सिंपल, देखो पहला वाला देखते, डेल्टा जी यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? Gives free energy. वेरी गुड, गिव फ्री एनर्जी चेंज। डेल्टा एच Enthalpy. इंथैल्पी चेंज, टी Temperature. temperature, बिल्कुल सही है, और डेल्टा एस कैपिटल एस Entropy change. एंट्रोपी चेंज। क्लियर? ये स्पेसिफिक चीज नहीं है बेटा, ये कैपिटल एस का मतलब एंट्रोपी। तो ये गिफ्ट फ्री होगी, डेल्टा एच इंथैल्पी चेंज हो गया, एंथैल्पी चेंज, टी यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, हमेशा याद रखना है, केल्विन में रखना है।
एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, और डेल्टा एस यहाँ पे डिनोट कर रहा है एंट्रोपी को। वेरी सिंपल। अब इसको बताओ डेल्टा जी क्या है यहाँ पे? Gibbs free energy change. गिव फ्री एनर्जी चेंज, वेरी गुड। और डेल्टा जी नॉट, Standard Gibbs free energy change. इट इज स्टैंडर्ड गिव फ्री एनर्जी चेंज। व्हाट इज आर हियर? Gas constant. आर इज गैस कांस्टेंट। वैल्यू बताओ इसकी। 8 पॉइंट, 8.314. सर 8.314 किलो Very जूल good. पर मोल केल्विन। बिल्कुल सही है। 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बोर्ड में आपको डायरेक्ट वैल्यूज मिलेगी इनकी, अच्छे से याद करके जाइए। R इज इक्वल टू 8.314 जूल अपॉन मोल इनटू केल्विन। अच्छा, T टेम्परेचर को बता रहा, और Q जो है बेटा रिएक्शन कोएफिशिएंट है। क्लियर? ये आप इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ते हैं। Q, जस्ट नोट दिस इज रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट। So that is all about delta G. डेल्टा जी से हमें स्पॉन्टेनिटी का आइडिया लग जाता है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी निकालने के दो फॉर्मूलाज हैं, मेनली दो हैं, इसके अलावा और भी रिलेशन होते हैं। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, फर्दर डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ठीक है। नाउ लास्ट टॉपिक इज द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बेटा इसमें कुछ एक्सप्रेशन वगैरह नहीं है, एक सिंपल सा स्टेटमेंट है। देखिए, कैन यू टेल मी इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगा? जैसे फ्लोट, फ्लोट, Lot. फ्लोट, वेरी गुड। टी एल ओ टी, दैट इज थर्ड लॉ। ये क्या बताता है कि यदि आपके पास कोई परफेक्ट क्रिस्टल है, प्योर क्रिस्टल है, एकदम प्योर, और इसका यदि आप एंट्रोपी 0 केल्विन पे निकालती हो तो वो 0 आएगा। फिर से देखो, परफेक्ट क्रिस्टल की एंट्रोपी 0 केल्विन पे 0 होती है। दैट्स इट। क्लियर? So we can write the entropy of perfect crystal of substance or element at absolute zero is 0. That's it. इसमें से आपको और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, एक स्टेटमेंट यही बनता है। अदरवाइज कोई भी अलग पैटर्न का क्वेश्चन आपको यहाँ से पुटअप नहीं हो सकता। तो क्या है थर्ड लॉ? एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टल ऑफ सब्सटेंस और एलिमेंट। एक परफेक्ट क्रिस्टल किसी का हो, सब्सटेंस का या एलिमेंट का, उसकी एंट्रोपी जो है वो 0 केल्विन पे कितनी हो जाएगी? 0। दैट्स इट। ओके, take a screenshot. Now beta, you can ask any doubt from this chapter. If you have any doubt or you want to revise any topic from this. ठीक है? So we have covered thermodynamics in full detail. अब आपको अच्छे से इसको रिवाइज करना है, और जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि आप एक पेज पे सारे फॉर्मूला लिख लो, किस केस में कौन सा लगाना है, एडियाबेटिक में, आइसोथर्मल में, आइसोबारिक में, आइसोकोरिक में, एंट्रोपी कैसे निकालनी, गैस की, लिक्विड की, या फेज चेंज की, फ्री एनर्जी चेंज के फॉर्मूलाज, उसके साइन, एंट्रोपी के साइन, उसके फॉर्मूला, एंथैल्पी के साइन, डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पी। तो ये 2-3 पेज में आप नोट बनाओ और उसको दीवार पे लगा दो, ताकि आप उसको जितनी बार देखोगे उतना आसानी से वो याद होगा। चैप्टर इज वेरी इजी, बट यू कैन से वेरी लॉन्ग एज
उसमें आपको काफी चीजें इसमें सीखनी पड़ेगी। डायरेक्ट फॉर्मूला रट लोगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, पूरा कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा, किस तरह से साइन लेना है, किस तरह से डिफरेंस लेना है, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट सेपरेट करना है या फिर रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट। गेटिंग माय पॉइंट? So that is very interesting chapter of chemistry, physical chemistry particularly. So keep on revising the notes. और बताइए एनी डाउट? सबका नाम लिख के बोलता हूँ। जगप्रीत, वेलिंग, सहज, सारिका, आदित्य, अगम। एनी डाउट टू एनी? No, sir. No, No, sir. sir. No, sir. No, sir. फाइन। Sir. तो अच्छे से, ओके गुड, अच्छे से बेटा इस चैप्टर को रिवाइज करो और फ्रॉम टुमारो योर दिवाली वैकेशन विल बी देयर। तो दिवाली एंजॉय करिए, सेलिब्रेट करिए एंड फर्दर पढ़ाई को आप साथ में करते रहिए। गेटिंग माय पॉइंट? बिल्कुल इसको साइड में मत रखिए। दिन में खूब एंजॉय करिए और टाइम निकाल के आप रेगुलर स्टडी भी करिए, दैट मैटर्स अ लॉट। क्लियर? इसी से आप रेस में आगे या पीछे होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे आपने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी होगी, तो कछुआ जो है वो कॉन्स्टेंटली अपना वर्क करता रहता है और खरगोश थोड़ा सा दिवाली की छुट्टियों में लग जाता है। तो यदि दिवाली की छुट्टियों में बिल्कुल ऐसे ही मजे करेंगे, बस पटाखे फोड़ने और नए कपड़े पहन के सेलिब्रेट करना है, वो तो करना ही है, पर उसके साथ में यदि हम पढ़ाई को भी पैरेलली मैनेज करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। और एज वी नो बहुत ही टर्म जो है हमारे काफी नजदीक है, तो ट्राई करो पूरा सिलेबस एक बार तीनों सब्जेक्ट का रिवाइज कर लो, इजंट इट? और फर्दर बेटा मैं कुछ क्वेश्चन सेंड करूंगा आपके टर्म 1 के सिलेबस के, तो दैट शुड बी द होमवर्क फ्रॉम माय साइड। तो वो आपको अच्छे से एक ही क्वेश्चन करना है। आई विल सेंड द पीडीएफ सॉफ्ट कॉपी ऑफ दोस इन द ग्रुप। क्लियर? तो चलिए, हैप्पी दिवाली टू ऑल एंड हैव अ नाइस। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू।